हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था। सबको याद है ना। आज हम लोग जा रहे हैं थर्ड टाइप का कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। मेनली जो इसका डेरिवेशन होता है ना, कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करने का, वो बोर्ड्स में फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। अब चलिए, मैंने यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रहा होगा। ये है डायग्राम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है क्या है कि पैरेलल प्लेट्स। तो इस केस में हम लोग दो प्लेट्स लेंगे और दो हम लोग लार्ज प्लेट्स लेते हैं। हम लोग कैसा लेंगे? दो लार्ज थीन प्लेट्स लेते हैं, ओके ना। और उनको हम लोग एक दूसरे के पैरेलली प्लेस करते हैं। तो उसका देखिए डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे मेरा फॉर्म होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने यहाँ पे दो प्लेट्स लिए हैं। देखिए ये जो आपका प्लेट्स है, इनका यहाँ पे शेप मैंने लिया है रेक्टेंगुलर। ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, आप उससे चाप मत लेना। तो ये मेरे पास दो मेटालिक प्लेट्स थे, इनको मैंने एक दूसरे के पैरेलली प्लेस्ड किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इनके बीच का सेपरेशन को मैंने माना है स्मॉल डी, और इनका जो एरिया है दोनों प्लेट का, वो हमने माना है कैपिटल ए से। और इसमें आप लोग एक बात और ध्यान रखना कि इनके बीच का जो सेपरेशन होता है ना, स्मॉल डी, ये बहुत ही कम होता है। क्या होता है? ये बहुत ही स्मॉल होता है। हम लोग जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, तो जो दो प्लेट्स हमने लिए हैं उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। उनके साइज के हिसाब से, उनके जो प्लेट्स का साइज है ना, उसके कंपेयर में उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। तो आप इन प्लेट्स को लार्ज सीट या फिर आप इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव कर सकते हो। सबको समझ में आया ना मैंने क्या बोला? हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से देखो कि मैंने एक प्लेट पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका सेकंड प्लेट था उस पर मैं दूंगा निगेटिव चार्ज। और हम लोग जो ये स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हम लोग दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देंगे। क्यों देंगे? ताकि हम लोग आइडियल कैपेसिटर फॉर्म कर सकें, और जो भी आपका फील्ड आए वो इन दोनों प्लेट के बीच में ही आए। सबको याद है ना आइडियल कैपेसिटर की, हम लोग दोनों कंडक्टर को इक्वल और अपोजिट चार्ज देते थे, तो फील्ड इनके बीच में ही बस आता था। तो हम लोग भी यही हम लोग करने जाएंगे, दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देंगे। तो ऐसे आपका फॉर्म होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब चलिए इसका हम लोग फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस। देखो तो मैंने यहाँ पे लिया है सिचुएशन, वही दो प्लेट्स हैं, और एक पे मैंने दिया है जितना पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पे उतना ही दिया है निगेटिव चार्ज, और उनके बीच का सेपरेशन मैंने स्मॉल डी माना है, और यहाँ पे मैंने इसका लिखा है डिस्क्रिप्शन। ओके, सबको याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, तो हमने अगर इन दो प्लेट्स को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिए हैं, तो हमने जो पहले वाले लेक्चर्स में सीखे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द, या ऑन द डिफरेंट सर्फेसेस ऑफ द प्लेट, तो वहां से हमने क्या सीखा था कि जो आउटर जो आपका सरफेस है उस पर कितना था चार्ज, कि Q1 प्लस Q2 बाई टू, यही ना। ये आपका आता था ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट, आपका चार्ज आता था Q1 प्लस Q2 बाई टू। अब एक पे चार्ज है प्लस Q और एक पे चार्ज है माइनस Q। तो जब आप ऐसा करने जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि उनके आउटर फेसेस पे चार्ज आ जाएगा जीरो, मतलब कि जो भी चार्ज आएगा वो उनके इनर फेस पे आने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया और आपको पहले से पता भी होगा। अब देखिए कि हमको इसका फाइंड करना है कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो अगर मेरे को कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना है, तो मतलब कि मेरे को क्या फाइंड करना होगा? Q बाई वी का रेशियो फाइंड करना होगा। Q बाई वी का रेशियो फाइंड करना होगा। यहाँ पे Q क्या है? Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। सबको याद है ना कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। और V आपका है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। और हमने पहले भी यही यूज किया था स्फेरिकल के लिए फाइंड करने के लिए या फॉर सिलिंड्रिकल। ओके, अब हम लोग कैसे फाइंड करें पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में? तो आप अगर ध्यान से देखो तो हमने पहले भी जो स्टडी किया है वहां से हमको ये पता है कि अगर आपके पास दो लार्ज प्लेट्स हैं या दो लार्ज सीट हैं, तो जिनको आप इन्फाइनाइट सीट भी बोलते थे, तो उनके नियर जो फील्ड आता था वो फील्ड का वैल्यू आता था यूनिफॉर्म। सबको याद है ना? उसके नियर जो फील्ड का वैल्यू आता था वो आता था यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ भी हमने जो दो प्लेट्स लिए हैं उनको आप इन्फाइनाइट प्लेट्स की तरह, इन्फाइनाइट सीट की तरह बिहेव कर सकते हो। तो इनके बीच का जो फील्ड आने वाला है वो आपका फील्ड आने वाला है यूनिफॉर्म। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि वो फील्ड कितना आने वाला है। तो लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसको मैंने नाम दिया है ई नेट। अब ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे दो प्लेट्स है, एक पे चार्ज है पॉजिटिव और एक पे चार्ज है निगेटिव।
तो ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट फील्ड उससे अवे होगा एंड ड्यू टू निगेटिव फील्ड उसके तरफ होगा। मतलब कि दोनों चार्ज के चलते आपका फील्ड कहाँ आने वाला है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। मतलब कि आपका जो फील्ड होगा इस बार वो कहाँ होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। एंड फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट कितना आएगा बोलो, देखो तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट आएगा ना। एंड फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज इज ऑल्सो Q/2A एप्सिलॉन नॉट। मैंने जब इसको ऐड किया तो कुछ आपका ऐसा आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। और ये कहाँ होगा, ये होगा डायरेक्टेड फ्रॉम, बोलो, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। ये सब बातें आप लोग ध्यान रखना कि फील्ड आपका है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। और ये आपका फील्ड कैसा है, फील्ड आपका यूनिफॉर्म आया है। अब हमको मिल गया है फील्ड यूनिफॉर्म है और मेरे को फाइंड करना है इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब कुछ याद करो आप लोग कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग करते थे यूज डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा। कुछ याद आया ना, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड के बीच में फाइंड करना था रिलेशन तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज किए थे। अच्छी बात है। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है डेल्टा वी, हमको यहाँ से फाइंड करना है डेल्टा वी। ये डेल्टा वी है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट, या इसको आप सिंपली वी भी लिख सकते हो। वी का मतलब ही क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। पक्का ना, ओके सर। और मैं इसको लिख दूंगा माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, बिल्कुल। अब बताओ आप यहां से कि डेल्टा आर क्या है। डेल्टा आर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ही ना, आप कितना शिफ्ट किए हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अच्छी बात है। अब बताओ कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ फाइंड करने जा रहा हूँ वी प्लस या पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ द निगेटिव प्लेट। मतलब कि मेरा फाइनल पोटेंशियल है पॉजिटिव प्लेट का और जो पोटेंशियल था इनिशियल वो है आपका निगेटिव प्लेट का। मतलब कि हम लोग कहाँ मूव किए हैं, हम लोग शिफ्ट किए हैं फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। पक्का ना, हम लोग कहाँ शिफ्ट किए हैं, फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। और फील्ड आपका कहाँ है, फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। मतलब कि यहाँ पे एंगल बिटवीन, तो यहाँ पे आपका आने वाला है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर इज 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे माइनस ई इंटू डी इंटू कॉस 180। और जब आप ये सॉल्व करो तो आपका सिंपल आ जाएगा ई इंटू डी। तो अब बस आप इसको याद ही कर लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिंपली ई इंटू डी। यहाँ पे ई क्या है, ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बोलो v क्या आएगा, e इंटू डी। और e कितना आया था, बोलो e आया था Q/एप्सिलॉन नॉट a और इंटू डी। पक्का ना। अब हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो होता है Q/v। देखो तो यहाँ से Q/v का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट a/d। कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d। एंड दिस इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ, बोलो, पैरेलल प्लेट। आप इसको लिख लेना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो बहुत ही आसान है यहाँ पे। अब आप लोग ये वैल्यू याद कर लेना कि एप्सिलॉन नॉट a/d इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो फिर से यहाँ से हमको साफ दिख रहा है कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, या कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। मतलब कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमने पहले से, हमको ये तो है ना पता, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कैपेसिटेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, जो कि हमको यहाँ से भी दिख रहा है। अब देखिए कि कैपेसिटेंस आपका कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स किसका, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक क्या, उसके एरिया ऑफ प्लेट्स पे, किस पे, एरिया ऑफ प्लेट्स पे। और एक क्या, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये सब बातें आप लोग ध्यान रखना कि मेरा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है ये इस पे करा डिपेंड। और जो थर्ड फैक्टर जो है ना आपका, थर्ड फैक्टर इज द मीडियम, इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये आपका तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप अगर एरिया
इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आप अगर सेपरेशन करोगे इंक्रीज प्लेट्स के बीच का तो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और आप अगर इन दो प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम ऐड करते हो या कोई इंसुलेटर आप उसमें इंसर्ट करते हो ना, फिर उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, जो कि हमको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। देखिए हम लोग एक बात आप लोग को और यहाँ पे डाउट आना चाहिए कि सर हमने यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स लिए हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो मेटल प्लेट्स लिए हैं, बिल्कुल हाँ, और यहाँ पे एक डर ऐसा आ सकता है कि क्या सर ये दोनों मेटल प्लेट एक दूसरे में चिपक सकते हैं क्या, स्टिक कर सकते हैं क्या, क्योंकि इन पे हमने जो चार्ज लिया है वो हमने चार्ज लिया है अपोजिट, और हमको पता है कि बिटवीन द अपोजिट चार्जेस फोर्स कैसा होता है, फोर्स होता है अट्रैक्टिव, मतलब यहाँ पे चांस है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे में स्टिक कर जाएं, लेकिन हमको अगर चार्ज स्टोर करना है तो इन दोनों को सेपरेट करके रखना पड़ेगा, इन दोनों को एक दूसरे से इंसुलेट करके रखना होगा। तो यहाँ पे एक सवाल आपको उठना चाहिए और बिल्कुल ऐसा होता है। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन का सॉल्यूशन हमको मिलता है कि इस दोनों प्लेट के बीच में कुछ इंसुलेटर डाल के कुछ इंसुलेटर जैसे कि कुछ कागज या प्लास्टिक हम लोग इन दो प्लेट्स के बीच में ऐड करते हैं। तो आपका जो नॉर्मल जो आपको घर में कैपेसिटर मिलता है ना, उसके बीच में आपका कागज या प्लास्टिक कुछ ऐसा इंसुलेटर रहता है। उससे एक तो फायदा ये होता है कि ये जो दो प्लेट्स थे उनके बीच में हो जाता है इंसुलेशन, ताकि वो स्टिक ना कर पाए, और दूसरा क्या होता है ना कि इनका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है इनके बीच में कागज या प्लास्टिक डालने से। ये आपको अभी आगे के लेक्चर में स्टडी करना है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान लो कि इनके बीच में क्या होता है, हम लोग कुछ इंसुलेटर ऐड करते हैं, ताकि मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको कोई डाउट ना उठ जाए कि सर क्या ये दो प्लेट स्टिक नहीं कर जाएंगे। तो बिल्कुल आप अगर इसको ऐसा छोड़ दोगे तो वो स्टिक कर जाएंगे, लेकिन हम लोग इसको ऐसा छोड़ते नहीं है। तो हम लोग को आगे स्टडी करना है। फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। सब लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लो, और ये आपका बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है इसका डेरिवेशन, ठीक है ना। अब सबके मन की शांति के लिए चलो एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, calculate the capacitance of a parallel plate capacitor having 20 cm into 20 cm square plates separated by a distance of 1 mm। ओके, तो हम मेरे पास क्या है, मेरे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो क्या होगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। अब हमको यहाँ पे कोई मीडियम नहीं मेंशन किया है, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैक्यूम था, क्या था, यहाँ पे वैक्यूम था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मीडियम होता, अगर कोई दूसरा मीडियम मेंशन रहे, तो आप उसके डाई बोलिए, उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कर देना मल्टीप्लाई, तब तक के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपको आगे लेक्चर में हम आपको इस पे अच्छे से बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल आप लोग ये याद रखना कि अगर इनके बीच में कोई मीडियम मेंशन किया रहे तो आप उसको उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल सा, और कोई कहानी आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो कितना होगा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है, तो देखो एरिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, और इसको आप चेंज करना किसमें, मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आपको सेपरेशन दिया है 1 मिलीमीटर, तो आप इसको करना इसको मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -3। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.54 इंटू 10 टू द पावर -10 फराड, या इसको अप्रोक्सीमेटली आप 350 पिको फराड भी लिख सकते हो। पिको फराड का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर -12, ओके। पिको फराड का मतलब कि 1 पिको फराड इज 10 टू द पावर -12 फराड, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे चेंज कर दिया उसका यूनिट में, तो आप इसको सॉल्व करना, आपका यही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल था, इसमें कोई चाप था नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, so that SI unit of epsilon naught may be written as farad per meter। ये आपको शो करना है कि SI यूनिट ऑफ किसका, एप्सिलॉन नॉट, हम लोग फराड पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो वी नो क्या कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो देखो तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू C इंटू डी बाई ए, यही ना, C इंटू डी बाई ए, मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कितना, फराडे, इनटू यूनिट ऑफ सेपरेशन कितना, मीटर,
डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका फराडे पर मीटर ही आ जाएगा, तो आप यहाँ से शो कर सकते हो। ठीक है ना, सब लोग यहाँ से शो कर देना। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तो ये सब क्वेश्चन आपके बस बेसिक ही है, इसमें कोई वो है नहीं, मैं बस फंडामेंटल अभी बिल्ड कर रहा हूँ कंसेप्ट, इसमें हम लोग एक से एक क्वेश्चन करेंगे आगे। फिलहाल उसके लिए आप लोग को बेसिक कंसेप्ट होना क्लियर होना जरूरी है। चलिए, मैंने लिखा है कि फाइंड कैपेसिटेंस, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मेरे को एक कैपेसिटर दिया है। अब ये मेरा कैपेसिटर क्या है मेरे को इससे कोई मतलब कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि सिलिंड्रिकल है उससे मेरे कोई मतलब नहीं है। उसका वैल्यू दिया है, वोल्टेज दिया है, तो हम उस पर सब काम कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मेरे को ऐसा स्फेरिकल या कुछ ऐसा डिमेंशन मेंशन रहे तो हम लोग, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से फाइंड करेंगे, नहीं तो अगर मेरे को कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है तो कोई चाप है नहीं वहां से। ठीक है ना, अब देखो तो यहाँ पे हमको पूछा है फाइंड कैपेसिटेंस, और दिया क्या है, दिया है कि मेरे पास एक ऐसा कैपेसिटर था, उसको हमने एक 12 वोल्ट के बैटरी से किया है कनेक्ट, उसको हमने 12 वोल्ट के बैटरी से किया है कनेक्ट, और इस पे चार्ज आया है 60 माइक्रोकूलम। देखो तो जिस प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से किया है कनेक्ट उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसको हमने किया है बैटरी के निगेटिव से उस पे जाएगा निगेटिव चार्ज, यही ना। हाँ सर बिल्कुल। अब चार्ज कितना है देखो 60 माइक्रोकूलम, और बैटरी का कितना वोल्टेज था 12 वोल्ट, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया भी था कि कोई भी कैपेसिटर तब तक चार्ज होता है जब तक कि उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ना हो जाए। और अगर आपको क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं किया है मतलब कि आपसे वो मैक्सिमम चार्ज का ही बात कर रहा है। ठीक है ना, मतलब कि इस समय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा, और इस पे चार्ज कितना है देखो, चार्ज है 60 माइक्रोकूलम। मैंने ये भी कहा था कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। यहाँ से C क्या होगा बोलो, देखो C हो जाएगा Q बाई V, ये A होगा ना, तो 60 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 12 वोल्ट मतलब कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो 5 माइक्रोफैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ द ये कैपेसिटर जो आपको दिया हुआ था। है समझ में ना, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इस पे आगे और चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि हमको क्या दिख रहा है कि दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और वो फोर्स क्यों लगेगा, ड्यू टू चार्ज ना, दोनों पे इक्वल है ना, अपोजिट चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो वही मेरे को अभी उस फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। पक्की बात है, हाँ सर बिल्कुल। देखो तो मैंने दो प्लेट्स लिए हैं, एक पे चार्ज दिया है प्लस क्यू, एक पे चार्ज दिया है माइनस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी, और दोनों का प्लेट एरिया है कैपिटल ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि फोर्स कैसा होगा, फोर्स होगा अट्रैक्टिव, इसमें कोई चाप की बात नहीं है। अब मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर एक प्लेट ने दूसरे पे कुछ फोर्स लगाया तो क्या होगा कि दूसरा प्लेट भी पहले पे फोर्स लगाएगा, कैसा, इक्वल एंड अपोजिट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट पे जो फोर्स होने वाला है वो वो होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और यही ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों फोर्स का वैल्यू सेम आने वाला है, जस्ट उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, और ये फोर्स आपका है अट्रैक्टिव इन नेचर। तो वही कहानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच प्लेट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर प्लेट, फोर्स ऑन बोथ प्लेट्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2, मतलब कि दोनों का सेम होगा मैग्नीट्यूड बट अपोजिट होगा डायरेक्शन। अब देखिए एक खास बात यहाँ पे, मैंने जब कैपेसिटेंस फाइंड किया था, तो वहां पे मैंने जो फील्ड लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लिया था फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट्स, वो लिया था हमने फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट्स। सबको याद है ना, वहां पे आपका फील्ड आया होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि हमको अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना था तो हमको उन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो उसमें मेरे को नेट फील्ड फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पे हमको फोर्स फाइंड करना है किसी एक प्लेट पे, तो आपको अगर किसी एक प्लेट पे फोर्स फाइंड करना है ना, तो आपको फील्ड जो लेना होगा ना वो किसी दूसरे प्लेट के चलते लेना होगा। इसका मतलब ये हुआ, और ऐसा आपने पहले भी किया हुआ है कि आपको जब भी किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स फाइंड करना होता है तो आप किसी एक का फील्ड लेते हो, याद है ना, जो बोलो सब लोग, ऐसा था ना कि फोर्स इक्वल टू Q इंटू E। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो चार्ज था Q1 और Q2, और हमको Q2 पे फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू Q1, तो क्या था Q2 इंटू E, और E क्या होता है, E ड्यू टू E इज फील्ड ड्यू टू Q1 ना।
जिसपे मेरे को फोर्स फाइंड करना होता है उसके चार्ज के चलते फील्ड हम लोग नहीं लेते हैं, बाकी जितने चार्ज हैं उनके चलते ही हम लोग बस फील्ड लेते हैं। तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं कि जब भी आपको किसी एक प्लेट पे फोर्स फाइंड करना हो तो आप फील्ड लेना दूसरे प्लेट का, पक्का ना। दोनों प्लेट का आप नेट फील्ड मत ले लेना, जो कि हमने कैपेसिटेंस फाइंड करने में यूज किया था। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जो फील्ड वहां पे हमने लेते हैं टू फाइंड कैपेसिटेंस वही यहाँ भी ले लेते हैं, तो उनका आंसर आ जाता है गलती। आप लोग ऐसा मत करना। जब भी मेरे को फोर्स फाइंड करना होता है तो हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं फील्ड ड्यू टू किसी और का चार्ज, मेरे खुद के फील्ड के चलते मेरे पे फोर्स नहीं लगता है। ओके, सिंपल सा कहानी है। मतलब कि यहाँ पे फोर्स क्या आने वाला है बोलो, मतलब कि यहाँ पे जो मैं मान लूँ कि अगर फोर्स का एफ था मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आएगा, देखो वो आएगा चार्ज ऑन वन प्लेट एंड फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट। और यहाँ पे आपका ई क्या आएगा, ई आएगा किसी एक प्लेट का फील्ड, ये आपका है फील्ड ऑफ वन प्लेट, फील्ड ऑफ वन प्लेट। और वो कितना आएगा, वो आएगा आपका Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा Q इंटू क्यू बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब इतना फोर्स से दोनों प्लेट एक दूसरे को खींच रहा होगा, इतना फोर्स से दोनों प्लेट एक दूसरे को खींच रहा होगा। सबको याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एक और फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो वो एक और फॉर्म क्या है, अगर मेरे को चार्ज और एरिया पता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q बाई ए। क्या होगा, Q बाई ए, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो सिर्फ एक सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने लिख दिया सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। तो देखो जरा मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है ना, मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया सिंप्लीफाई। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, देखो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो बहुत सारे जगह पे आपको जो फोर्स का वैल्यू है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी दिया रहता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख लेना। आया समझ ना? तो इन द टर्म ऑफ चार्ज क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इन द टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सबको याद रहेगा ना? ये आपका फोर्स का वैल्यू हुआ, और फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक टर्म और लिखा है, प्रेशर ऑन ईच प्लेट। तो देखो तो क्या होता है, प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाई एरिया ना। अब हमने फोर्स फाइंड कर लिया, क्या, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और इसमें मैंने कर दिया है डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज द प्रेशर ऑन ईच प्लेट। या फिर आप इसको इन टर्म ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, प्रेशर ऑन ईच प्लेट। या इसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, देखो मैं ये टर्म सारा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ इसलिए कि कभी कभी तुम्हारा जेई और नीट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो मैं इस प्रेशर को हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब आप एक बात और ध्यान से देखिए कि ये जो आपका जो दो प्लेट्स थे, ये जो आपके दो पैरेलल प्लेट्स थे, ठीक है ना, इनके बीच का नेट फील्ड क्या आया था। देखो मैं फिर बात कर रहा हूँ नेट फील्ड का। नेट फील्ड मतलब कि दोनों प्लेट का मिला के वो कितना आया था, वो आया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। आपको अगर ये याद नहीं आ रहा है तो जाके जो लास्ट हमने टॉपिक किया है कैपेसिटेंस, वहां पे हमने ई नेट फाइंड किया था। वहां पे आपका आया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। जो हमने फोर्स फाइंड करने के लिए फील्ड लिया था वो आपका था फील्ड ड्यू टू वन प्लेट। तो याद है ना, अभी जो हमने जस्ट फोर्स फाइंड किया था वहां पे हमने लिया था फील्ड ऑफ वन प्लेट। यहाँ हम ले रहे हैं नेट फील्ड, दोनों प्लेट का फील्ड। तो आपका आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। या देखो आप इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया नेट फील्ड। ठीक है ना, तो आप प्रेशर को देखो, तो आप प्रेशर को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई नेट का होल स्क्वायर, ई नेट का होल स्क्वायर। यहाँ पे ई नेट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है ना, ई नेट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू बोथ प्लेट्स। आप लिख लो यहाँ पे ई नेट इक्वल टू फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट्स। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग सिंपल सा इसको देखना। मैं बस ये फॉर्म आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपका जेई और नीट में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है, बस ये आपसे।
पूछ देगा कि क्या होगा वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो इसी में से कोई एक फॉर्मूला रह सकता है। तो आपको अगर ये याद रहे तो आप लोग इसको कर लोगे आसानी से, बस आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब हमने फोर्स फाइंड किया था तब हमने लिया था फील्ड ड्यू टू ओनली वन प्लेट, और यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं इनेट, ये आपका है इनेट फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट्स। सबको याद रहेगा ना? जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। चलिए आप अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखिए हमने क्या सीखा है कि कैपेसिटी, ये जो आपका कैपेसिटर है इसका काम क्या होता है? टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको वही फाइंड करना है कि ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि हम लोग कैसे किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी ये समझाया था कि हम लोग किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से करते हैं कनेक्ट। फिर क्या होता है कि बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है उससे जो प्लेट का कनेक्टेड उस पर आता है निगेटिव चार्ज, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है ना कि ये बैटरी कोई भी चार्ज सप्लाई नहीं करता। देखिए ये रहा मेरा बैटरी, ये कोई चार्ज सप्लाई नहीं करता है। इसका बस काम क्या होता है कि ये जो है ना कि यहां से निकालता है इलेक्ट्रॉन, और इधर ये जो आपका माइनस वाला प्लेट है ना उसमें बस ये सप्लाई कर देता है। बस इसका काम क्या होता है कि एक प्लेट से निकाल के इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट में ये घुमा देता है, ठीक है ना? और इस दौरान बैटरी कुछ करता है वर्क डन। क्या होता है? इस दौरान बैटरी कुछ करता है वर्क, बस वो चार्ज को घुमाने के लिए। बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है, बैटरी जस्ट एक्ट एज अ वाटर पंप। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वो बस पानी को घुमाता है, सप्लाई करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो पानी पैदा नहीं करता है, ठीक है ना? तो वही बात यहाँ भी होता है कि बैटरी आपका चार्ज पैदा नहीं करता है, बस वो एक प्लेट से निकाल के दूसरे प्लेट में भेज देता है, और उस दौरान वो कुछ वर्क डन करता है। अब हमको यही फाइंड करना है कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है इसमें कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है? अब इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात और बताया था कि कोई भी कैपेसिटर तब तक चार्ज होता है जब तक कि उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ना हो जाए। मैंने आपको कहा था ना? हाँ सर बिल्कुल। मतलब कि ये जो आपका कैपेसिटर था ना, इस पे इंस्टेंटली उसका वोल्टेज ये बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं होता है, कुछ समय लगता है, कुछ उसमें समय लगता है उसको कंप्लीटली चार्ज होने में। अच्छी बात है। चलिए और इस पे हम लोग करते हैं आगे चर्चा। तो मैंने लिया है कि कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। हमने इसको लिखा है कैपिटल V से। लेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द चार्जिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर इज स्मॉल q। मतलब कि जब वो चार्ज हो रहा था ना उस समय उस पे चार्ज किसी भी समय स्मॉल q था। अभी ये फुली चार्ज नहीं हुआ, ये अभी चार्ज हो रहा है। तो एट दैट टाइम बोलो, एट दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कब? जब उस पे स्मॉल क्यू चार्ज था, तो उस समय मान लिया कि उस समय इसके प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो है स्मॉल v। क्या है? वो है स्मॉल v। तो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा क्यू बाई सी। ये होगा ना, ये हो जाएगा आपका क्यू बाई सी। मतलब कि जब उस कैपेसिटर पे स्मॉल क्यू चार्ज था तो उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v था। अभी ये फुली चार्ज नहीं हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब बताइए अगर इस प्लेट्स के बीच में अभी एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया है स्मॉल v, और अगर बैटरी को फर्दर चार्ज भेजना है, मतलब कि बैटरी को इस वोल्टेज के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना होगा, बैटरी को इस वोल्टेज के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना होगा। और आप ध्यान से देखो तो क्या होगा कि जैसे जैसे वो कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल चेंज करता जाएगा। मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज नॉट कांस्टेंट। वो क्या हो रहा है? वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द चार्जिंग। तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है मतलब कि जो बैटरी जो वर्क डन कर रहा होगा ना वो आपका चेंज कर रहा है। समझ में आया ना? बैटरी वर्क डन क्यों कर रहा है? ताकि वो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के अक्रॉस क्रिएट हुआ है वो उसको ओवरकम कर सके। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है मतलब कि वर्क डन बाय बैटरी भी चेंज कर रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे ड्यूरिंग द चार्जिंग वर्क डन बाय बैटरी इज वेरिएबल। तो हम लोग मानते हैं कि जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v था उसके बाद फर्दर
चार्ज द कैपेसिटर, इसके बाद टू फर्दर चार्ज द कैपेसिटर बाई डी क्यू, मतलब कि इस पे अभी चार्ज क्यू आ गया है, उसके चलते इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी क्रिएट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इसमें और छोटा सा चार्ज डी क्यू भेजें। उस केस में डी डब्ल्यू कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना होगा बोलो, वो आपका हो जाएगा डी क्यू इंटू वी, डी क्यू इंटू वी। क्या सबको याद है ना कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने यहाँ पे वही यूज किया है, dq इनटू v। dq की हम कितना चार्ज भेज रहे हैं एंड v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो जाएगा dq, v कितना था q बाई c, मैंने इसको लिख दिया q बाई c dq। दिस इज द dw, स्मॉल वर्क डन, छोटा सा वर्क डन। अब देखिए कि ये जो छोटा सा वर्क डन था अगेंस्ट द पोटेंशियल, वो कहाँ होगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन कैपेसिटर। यही तो वर्क डन क्या हो रहा है उसमें, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि इसमें जो हम लोग लिख सकते हैं कि डी यू छोटा सा स्मॉल सा स्टोर एनर्जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू। अब मान लीजिए कि हमको फाइंड करना हो टोटल स्टोर एनर्जी, तो हमको करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, मतलब कि हमको करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब कि हमको करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी डी क्यू। पक्का ना। अब हमको यहाँ पे लिमिट भी पुट करना होगा। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में वो मेरा कैपेसिटर अनचार्ज था, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो उस पर चार्ज था 0। और मान लीजिए कि जो इस पर मैक्सिमम चार्ज है, मतलब कि उस पर जो मैक्सिमम चार्ज जो हो पाया है जहां तक, वो है कैपिटल क्यू, वो है कैपिटल क्यू। बस हो गया। तो देखो यहाँ पे सी हो गया कांस्टेंट, तो मैंने उसको ले लिया बाहर। सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ की डी क्यू, 0 से लेके कैपिटल क्यू तक। एक कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू तक वो चार्ज हो पाया है, इतना ही चार्ज उस पर अभी है। ठीक है, तो 1 बाई सी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से कैपिटल क्यू। देखो या आप इसको लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू क्या है बोलो, क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कब, जब हमको उसका एनर्जी फाइंड करना है, जब हमको इसका एनर्जी फाइंड करना है तब उस पर चार्ज क्यू हो गया है, कैपिटल क्यू हो गया है। मतलब ये जो मेरा कैपेसिटर था वो कैपिटल क्यू चार्ज तक क्या हुआ है, तक ही चार्ज हो पाया है। ओके ना। तो ये आपका हो गया चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाई 2c। आप इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पक्की बात है ना। हाँ देखो हम इसको और भी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, अदर फॉर्म, इन अदर फॉर्म। तो ध्यान देखिए, तो वी कैन राइट Q इक्वल टू सी इंटू वी, Q इक्वल टू सी इंटू वी। V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो अगर मैं Q के जगह पे CV पुट करूंगा, देखो U कितना आ जाएगा, U आपका आ जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c। आप इसको हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये एक और हो गया फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर। कितना आया है, हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सर, अच्छी बात है। चलिए हाफ सी वी स्क्वायर। देखो तो मैं इसको एक और फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। मैंने इसको नाम दिया है फॉर्म ए, इसको मैंने नाम दिया है फॉर्म बी। अच्छा भी क्या है, भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का वोल्टेज। ओके सर, हाँ बिल्कुल। अब देखो मैं इसको एक फॉर्म में और भी लिख सकता हूँ, वो फॉर्म क्या है, देखो जरा ध्यान से। तो ये जो हाफ सी वी स्क्वायर है, जो हाफ सी वी स्क्वायर है, मैं इसको देखो क्या क्या मैं इसको हाफ सी इंटू वी लिख सकता हूँ ना। हाँ सर बिल्कुल। अब मैं इसको C इंटू वी को लिख दूंगा चार्ज, तो Q और इंटू वी बाई 2। देखो ये भी हो गया फॉर्म ऑफ, क्या हो गया, ये भी आपका हो गया फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बोलो सब लोग, ये भी आपका हो गया फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मतलब कि मेरा कौन कौन सा फॉर्म आया, देखो सब लोग, एक आया है क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक क्या आया है, एक आपका आ गया है हाफ सी वी स्क्वायर, और एक आपका आ गया है क्यू इंटू वी बाई 2। क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सी क्या है, उसका कैपेसिटेंस, वी क्या है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। जिस कैपेसिटर में आपको एनर्जी फाइंड करना हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पक्का ना। जल्दी से आप लोग इसको राइट डाउन करो, जल्दी से लिखो, फिर इसमें हम लोग एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे।
चलिए, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जल्दी से सब लोग वीडियो को पहुंचो और खुद से ही ट्राई करो। एक तो एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, बस हमने स्टार्ट किया है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम अगर ये सीखेंगे नहीं तो फिर आगे मेरा काम भी नहीं होगा, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। ठीक है ना, कि ये सीख के हम लोग फिर आगे अपना कंसेप्ट और बिल्ड करेंगे। ध्यान से देखिए, तो हमको फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड। अब हमको इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है, कितना 5 माइक्रोफाराड। हाँ सर, बिल्कुल पता है मेरे को। और बोला है कि हमने इसको एक बैटरी से किया है कनेक्ट, और उस बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है। तब ये कैपेसिटर आपका तब तक चार्ज होगा ना जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। मतलब कि आपको इसका वोल्टेज 10 वोल्ट ही लेना होगा। अगर आपको कुछ टाइम मेंशन नहीं किया है तो आपको ये मान के चलना है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। समझ आया ना? तो उसका जो वोल्टेज होगा वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ही होगा। सब लोग ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अब बोलो हमको इसका फाइंड करना है एनर्जी, तो आप इसको यू से भी लिख सकते हो, आप इसको ई से भी लिख सकते हो। तो हमको सी और वी पता है, तो हम लोग वही फॉर्म यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी कितना है, देखो सी है 5 माइक्रोफाराड, तो 5 इंटू 10⁻⁶। -6 से मैंने क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको माइक्रो में दिया हुआ था। और इंटू वोल्टेज कितना था 10, तो इसका 10 का होल स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लो। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया है 2.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसमें कोई कष्ट वाली बात है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इस पे और भी आपका क्वेश्चन बनता है एडवांस लेवल का, जहाँ पे आपका और भी आपके सर्किट में एक से ज्यादा देगा कैपेसिटर, तो वहाँ पे वो कैसे करते हैं हम लोग सीखेंगे आगे। फिलहाल ये बेसिक बातें आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है कि फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर फुल स्टॉप चार्ज गिवन टू ए स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। आप इस पे दे दो स्टार मार्क। इस क्वेश्चन के अनुसार मेरे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल मेटालिक कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है और जिसपे हमने चार्ज दिया है क्यू, और पूछा है कि आप इसका बताइए एनर्जी, इसका सेल्फ एनर्जी, इसके पास कितना एनर्जी है। तो देखो ध्यान से, तो ये क्या है, ये एक सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक सिंगल आइसोलेट है ना, कि यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नहीं लिया है, यहाँ हमने लिया है सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर। लेकिन जो आपका एनर्जी है E, वो आप Q²/2C इसके लिए भी यूज कर सकते हो। अब बताओ कि फॉर अ सिंगल आइसोलेटेड मेटालिक स्फेरिकल कंडक्टर C क्या होता था, 4πε0r। क्या था, 4πε0r। हमको मीडियम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग मानेंगे कि इसको हमने वैक्यूम में रखा है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, E तो Q²/2C, तो Q²/2 इंटू 4πε0r, तो ये हो जाएगा आपका Q²/8πε0r। दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द मेटालिक स्फीयर। ये आप लोग फॉर्मूला जो आपका आया है, एक्सप्रेशन, ये आप लोग याद रखना। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीखा, और हमने दो आपका जो प्लेट्स के बीच का फोर्स क्या होता है वो भी हमने सीख लिया था, और कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है हमने वो भी सीखा। बेसिक बातें हमने की है। इस पे आपको भी बहुत सारा चर्चा बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस पे बहुत सारा भी चर्चा बाकी है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर आप लोग, ये जो लेक्चर है उसको आप लोग अच्छे से करना, तभी आपका नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ में आ पाएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलिए टाटा बाय एंड टेक केयर, बाय।